हेलो बच्चों, अभी हम सभी लूसेंट जियोग्राफी का चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें से आज हम सभी पार्ट 6 को मतलब दक्षिण अमेरिका को कवर करेंगे। चलो जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका। सबसे पहले बच्चों, अगर आपको ये महाद्वीप को समझना है तो सबसे पहले अपने घर में रूम में एक वर्ल्ड मैप लगाइए। ठीक है, उससे आपको बहुत आसानी होगी समझने की वीडियो। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो साउथ अमेरिका है, इसको जानते हैं कि इसकी सिचुएशन कहाँ पर है। ठीक है, आप सभी अपने मैप में भी देखना। ठीक है, जो साउथ अमेरिका है यह दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ठीक है, और यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री जो नीचे की तरफ है वो है मकर रेखा। ठीक है, एग्जाम में आ भी सकता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो एक तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है और एक मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश आते हैं। तो कौन कौन से देश आते हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, और मकर रेखा पर कौन कौन से देश आ सकते हैं दक्षिण अमेरिका के? चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे। ठीक है, चलो आगे सीखते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेज़न नदी है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेज़न नदी है। ठीक है, जो कहाँ कहाँ से बहकर निकलती है? यह ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के भागों से प्रभावित होती है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का एरिया है वो अमेज़न नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, इससे आप आसानी समझ सकते हैं कि अमेज़न नदी कहाँ कहाँ से निकलती है। ठीक है, अमेज़न नदी के बारे में एक और चीज़ है, जो वहाँ के लोग हैं जो अमेज़न बेसिन में रहते हैं। ठीक है, वहाँ का मुख्य आहार क्या है? वो लोग क्या खाते हैं? वो कौन सा खाते हैं? मैनियो। आप इमेज में देख सकते हैं, उसको कसावा भी कहते हैं। ठीक है, यह ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं, मूली जैसे होते हैं। ठीक है, और यहाँ के लोग जिस घरों में रहते हैं उन घरों को क्या कहते हैं? मलोका कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं मलोका कैसा है? तीव्र ढलान जैसे अपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, जिनकी छत ना तीव्र ढलान जैसी होती है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? मलोका कहते हैं। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, अमेज़न नदी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। टूकन। ठीक है, इमेज में देख सकते हैं पक्षी दिख रहा है, ये अमेज़न बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी है टूकन। ठीक है, वालसा एक लकड़ी दिख रही है, ये अमेज़न के वनों में वालसा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। ठीक है, और फिर है एक पौधा अमेज़न बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमेलाइड है। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है। ठीक है, और यहाँ पर ना पानी संचित रहने की वजह से मेढक जैसे प्राणी ना इनके यहाँ पर अंडा देने का मतलब जैसे मेढक वगैरह होते हैं ना, वो इनके पत्तियों पर अंडे देते हैं। ठीक है, चलो आगे आगे सीखते हैं। आगे कुछ है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है। ठीक है, एक आइलैंड है, इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, जो मुख्य भूमि से मतलब जो पूरा दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है जो मुख्य भूमि से किससे अलग हो रहा है? मैग्नल जल संधि से अलग होता है। ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सारी जल संधियों का। ठीक है, और सारे जल डमरू मध्य का। ठीक है, चल ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सीखते हैं। आगे है दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंची मतलब जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो कौन सी है? टीटीकाका है। ठीक है, ये 3811 मीटर की है और कहाँ पर? ये बोलिविया के पठार पर। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पर सिचुएटेड है ये। ठीक है, चलो आगे सीखते हैं। आगे है दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है।
ठीक है। ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं जो ये चिली जैसा शेप बन के आ रहा है, जिसमें छोटे छोटे माउंटेन्स दिख रहे हैं। ये सारी जो लंबी हुई फैली पर्वतमाला है, ये कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, इसी एंड जैसे कोई पर्वतमाला है तो उसकी सबसे कोई ऊंची चोटी भी होगी, तो इस एंडीज पर्वतमाला की ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकगुआ है। ठीक है, जो 6,960 मीटर है। ठीक है, वही जो एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है, ये 7200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये उत्तर अमेरिका से फैली हुई पैरेलल होती हुई यहाँ नीचे की तरफ आती है, साउथ अमेरिका तरफ आती है। ठीक है, और इसी में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है ये पर्वतमाला, तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर ज्वालामुखी भी होगा। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। ठीक है, वही एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। ठीक है, चलो आगे सीखते हैं। अब पठार के बारे में जान लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं। ठीक है, और उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में 4 पठार हैं। गुआना का पठार, ब्राज़ील का पठार, बोलिविया का पठार और पेंटागोनिया का पठार। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं कि जो भी येलो कलर में दिख रहा है वो सारे पठार हैं, और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो मैदानी क्षेत्र हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गुआना का पठार। सबसे ऊपर आप देखिएगा येलो कलर में जो क्षेत्र है, पीले पीले में, वो है गुआना का पठार। ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से खनिज है? यहाँ पर बॉक्साइट है, लोहा है, सोना है, हीरा है, मैग्नीज है। ठीक है, अब ये भी आ सकता है कि इसके पठार के सबसे सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो गुआना के पठार का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? पिको द नेवलिना। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, यूपीएससी के एग्जाम में तो पूछ भी सकते हैं कि गुआना पठार का सबसे सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तब पिको द नेवलिना। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ेगा? ये ब्राज़ील में पड़ेगा, मतलब इसकी सिचुएशन कहाँ आ जाएगी? ब्राज़ील में आ जाएगी। ठीक है, अब ये आ सकता है कि नदी, तो गुआना के पठार से ओरिनिको नदी, ठीक है, और उसकी सहायक नदियाँ भी निकलती हैं। ठीक है, और ओरिनिको नदी के द्वारा गुआना के पठार पर जलप्रपात का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, अभी आपको पता है एंजल जलप्रपात कहाँ से निकलता है? वो यहीं से निकलता है। ठीक है, जो वेनेजुएला है वहाँ पर जो कैरो नदी है, किसकी सहायक नदी है? ओरिनिको। इसी जो ओरिनिको नदी है ना, इसकी सहायक नदी है कैरो नदी। ठीक है, उस पर कौन सा झरना है? एंजल नामक झरना है। ठीक है, जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, और इसकी हाइट कितनी है? 979 मीटर है। ठीक है, और ये कहाँ है? गुआना के पठार पर है। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखनी है कि ओरिनिको नदी की सहायक नदी कौन सी है? कैरो। ठीक है, और कैरो नदी कौन सा झरना बनाती है? एंजल जलप्रपात। ठीक है, सॉरी, जलप्रपात कौन सा बनाती है? एंजल जलप्रपात, और उसकी हाइट कितनी है? 979। ठीक है, और जो कहाँ पड़ेगा? गुआना के पठार पर। ठीक है, याद रखना बच्चों। ठीक है, चलो अब दूसरा है ब्राज़ील का पठार। ठीक है, अब इसकी सिचुएशन कहाँ है? आप देख सकते हैं मैप में, ये ब्राज़ील है, सामने दिख रहा है येलो कलर का, बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा है इसने। ठीक है, और ये ब्राज़ील में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या पर मिलता है खनिज में? लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, और इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? इसका सर्वोच्च बिंदु है पिको द बंडेरा। ठीक है, उसका क्या था? नेवलिना था, पिको द नेवलिना, और इसका है पिको द बंडेरा। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें पॉइंट, माटो ग्रासो पठार ब्राज़ील के पठार का ही भाग है। ठीक है, चलो ब्राज़ील के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्राज़ील के पठार से साओ फ्रांसिस्को नदी और पराना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। ठीक है, जिस कहाँ से निकल रही हैं? ब्राज़ील के पठार से। ठीक है, चलो आगे कौन सा पठार है? आगे है बोलिविया का पठार। ठीक है, इसे वहाँ की भाषा में क्या लोग कहते हैं? अल्टीप्लेनो। ठीक है, इसे बोलिविया अल्टीप्लेनो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ओवरऑल बोलिविया में ही फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ कुछ भाग पेरू में भी आ जाता है, चिली और अर्जेंटीना में भी आ जाता है। ठीक है, जो बोलिविया का पठार है वह एक ज्वालामुखी पठार है। ठीक है, कौन सा पठार है? ज्वालामुखी पठार है। ठीक है, और बोलिविया में कौन सी झीलें निकलती है पठार से? तो बोलिविया के पठार पर लवणीय झीलें स्थित हैं। ठीक है, नमक वाली, जैसे पोपो झील, इसको पोपो भी कह सकते हैं, मतलब जो भी एग्जाम में है उससे आप समझ लेना। ठीक है, पोपो या पोपो। ठीक है,
पोपो झील या पोपी झील वर्तमान में सूख चुकी है। ठीक है। बोलिविया के पठार पर मीठे पानी की झीलें भी स्थित है, जैसे टीटीकाका, और बोलिविया के पठार पर सालार दी यूनी नामक साल्ट पेन भी स्थित है। ठीक है, क्या नाम है इसका? सालार दी यूनी। ठीक है। अब बोलिविया के पठार राजधानी। ठीक है, बोलिविया के पठार पर बोलिविया की राजधानी लापेज, ठीक है, कितने कितने मीटर पे? 3658। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। ठीक है, विश्व की, वर्ल्ड की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी? लापेज। किसकी राजधानी है? ये बोलिविया की राजधानी। ठीक है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 3658। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स, खनिज पाए जाते हैं? टिन, टंगस्टन। ठीक है, बोलिविया पठार हो गया। ठीक है, इसमें मैंने पठार को स्पेशली इसलिए कवर किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बीच बीच से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये किसी बुक में नहीं होता, इसलिए मैंने ना 2-3 बुकों से इसका वो निकाल के इन्फॉर्मेशन फिर मैंने इस वीडियो में डाली है। ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वीडियो से ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यूपीएससी वालों के बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपना अगला पठार कौन सा? अपना अगला पठार है पेंटागोनिया का पठार। ठीक है, पेंटागोनिया का पठार एक ज्वालामुखी पठार है। ठीक है, पेंटागोनिया के पठार में लावा की परत उपस्थित है। ठीक है, और पेंटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, पेंटागोनिया के पठार पर अंतः शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, मतलब ड्राई कंडीशंस पाई जाती है। ठीक है, और पेंटागोनिया के पठार पर पेंटागोनिया मरुस्थल भी स्थित है। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं कहाँ इसकी लोकेशन है। ये जो दिख रहा है ना आपको ऑरेंज कलर का, ये है पेंटागोनिया का पठार। यहीं पर है पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, और ये एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, और ये अगर देखें तो इस महाद्वीप का ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल यही है। ठीक है, एक चीज़ और है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जर्नल है, ऐसी मैं आपको कवर कर रही थी। इस टॉपिक को भी थोड़ा आप समझ लीजिए। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि हम सभी ने नॉर्थ अमेरिका भी कवर कर लिया है और एशिया महाद्वीप भी कवर कर लिया है, और हमने आज दक्षिण अमेरिका भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक सा टॉपिक था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। वैसे तो यूपीएससी वालों के लिए हॉट टॉपिक है, बट इसके लिए मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ इसमें, इसके बारे में। ठीक है, ठीक है बच्चों, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। ठीक है, आप जब फर्स्ट इमेज में देखेंगे, फर्स्ट इमेज में जो ये ऑरेंज कलर में, ठीक है, ये जो सर्कल बना हुआ है घोड़े की नाल जैसा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी ट्रेंच के नाम मेंशन करे गए। ठीक है, ट्रेंच मतलब होती है खाइयाँ। खाइयों से मतलब समझ रहे हैं, समुद्र के अंदर भी गहरे भाग। ठीक है, हमने एशिया महाद्वीप में पढ़ा था कि सबसे गहरा भाग कौन सा है? फिलीपींस में मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, जो 11,022 मीटर है, मतलब समुद्र के अंदर का गहरा भाग। ठीक है, तो जो जितना गहरा होगा वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये ज्वालामुखी विस्फोट होता कैसे है? ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, भूपर्पटी, दूसरा था मेंटल आवरण, तीसरा था कोर। ठीक है, तो बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जब भूपर्पटी, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ठीक है, जब वो दबाव बनाता है किस पे? उसकी दूसरी परत मेंटल पर। ठीक है, और मेंटल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्मा चैम्बर जो ज्वालामुखी विस्फोट के टाइम पे निकलता है मैग्मा। ठीक है, चैम्बर कहाँ मिलते हैं? मेंटल में मिलते हैं। ठीक है, तो जब भूपर्पटी की ऊपरी परत किस पर दबाव बनाती है? उसकी नीचे वाली परत पर, मेंटल पर। ठीक है, तो मैग्मा चैम्बर फूट कर कहाँ निकलते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत पर निकलते हैं। ठीक है, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। वैसे ही पैसिफिक जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे होता है। ठीक है, जो महाद्वीप की प्लेटें होती हैं, जब वो महासागरीय प्लेट पर दबाव बनाती हैं तो वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे है जो इक्वाडोर है। ठीक है, उसका गैलापैगोस द्वीप जो आइलैंड है, जो आप इमेज में देख सकते हैं,
वो ओलिवर रिडेले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। ठीक है, कौन से टर्टल के लिए? ओलिवर रिडेले टर्टल के लिए। ठीक है, कहाँ पर ये? इक्वाडोर का गैलापागोस द्वीप। ठीक है, चलो और आगे सीखते हैं। और आगे है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गुआनो कहते हैं। ठीक है, जो फास्फोरस का स्रोत होता है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, समुद्री पक्षी है जो, और जो खाद दिख रही है उसको क्या कहते हैं वहाँ के लोग? गुआनो कहते हैं। ठीक है, अगला है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। ठीक है, विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास। ठीक है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा अल्फा नाम की घास भी उगाई जाती है। ठीक है, और पम्पास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं? पम्पास को। ठीक है, चलो ब्राज़ील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ब्राज़ील, ठीक है, इसका पहला पॉइंट है फजेंडा, ब्राज़ील के रबड़ के पेड़ों और कहवा के बागों का मूल स्थान है। ठीक है, ब्राज़ील में एक स्थान है फजेंडा, जो ब्राज़ील के रबड़ और कहवा के बागों के लिए मूल स्थान है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कोको। ठीक है, और विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, ब्राज़ील का तीसरा पॉइंट हो सकता है कि यह सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक करने वाला देश है विश्व में। ठीक है, और ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि ब्राज़ील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। ठीक है, ब्राज़ील की अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, ठीक है, और इसका ब्राज़ील का अगला पॉइंट हो सकता है कि इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है, जो ब्राज़ील में है। ठीक है, और अगला पॉइंट है ब्राज़ील के बारे में कि ब्राज़ील में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन होती है। ठीक है, और यह विश्व में कौन सा स्थान रखती है? दूसरा। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका इटावीरा ब्राज़ील का प्रमुख लो अयस्क केंद्र है। ठीक है, लो अयस्क केंद्र कौन सा है? इटावीरा, कहाँ पर? ब्राज़ील का। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी कवर कर लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। इमेज में आप देख सकते हैं ये कौन सा पक्षी? कैंडोर है। ठीक है, सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। ठीक है, अगला है दक्षिण अमेरिका में रिया, जैसे ना उड़ सकने वाला पक्षी, जैसे अफ्रीका में शुतुरमुर्ग है और ऑस्ट्रेलिया में एमू है, उसी की तरह दक्षिण अमेरिका में क्या है? रिया। ठीक है, वह ना उड़ सकने वाला पक्षी है। ठीक है, चलो और कुछ सीखते हैं। अर्जेंटीना के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो भी जान लेते हैं कि अर्जेंटीना विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। ठीक है, मांस निर्यातक देश है। ठीक है, दूसरा है कि अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है और विश्व में इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, और गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, अर्जेंटीना के बारे में तीसरा पॉइंट है कि यह मक्का उत्पादक भी देश है और यहाँ के पशु फार्मों को एंटांसिया और यहाँ के पशुपालकों को गुआंको कहते हैं। ठीक है, और इसका अगला पॉइंट है अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? चेको का मैदान। ठीक है, अब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी जान लेते हैं, सारा कवर कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका को आज। ठीक है, पहला पॉइंट है चिली का चुकीकामाता तामा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, इसे विश्व की तामा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, तामा राजधानी किसे कहा जाता है? चिली को। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला और कोलंबिया है। ठीक है, और इसका इस वीडियो का लास्ट एक पॉइंट है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा? पेरू। ठीक है, इस वीडियो में मैंने दक्षिण अमेरिका के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सब इंक्लूड किए हैं। ठीक है, आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए। ठीक है, और ये अपने दोस्तों को भी शेयर करना ये वीडियो। ठीक है बच्चों।